जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया था कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और उनके कौन कौन से स्वामी ग्रह हैं। आज हम राशियों के ऊपर चर्चा करते हैं। किन नक्षत्रों का राशियों पर, कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और उन राशियों में जब भी कोई ग्रह भ्रमण करता है तो इन नक्षत्रों से होकर उनको भ्रमण करना पड़ता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रति राशि के अंदर 9 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। तो यहां हम स्पष्ट करें, अगर एक नक्षत्र में, एक राशि के अंदर नक्षत्र के 9 चरण होंगे तो 12 राशियों में 12 इंटू कुल 108 इनके होते हैं चरण नक्षत्रों के। और नक्षत्र बताए गए हैं 27 इंटू, क्योंकि प्रत्येक राशि में वो हर नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। तो 27 इंटू 4 भी 108 होते हैं। तो इस तरह ये डिवाइड किया गया है इनको। एक राशि के अंदर एक राशि में 9 चरण हैं तो 12 राशियों में 12 इंटू 9 108 होंगे। इसी तरह इनको डिवाइड करके बांटा गया है। 27 नक्षत्र के, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और कुल 27 नक्षत्र। तो 27 इंटू 4 108 कुल नक्षत्रों को बांटा गया है। इस गणित को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी आधार पर इन राशियों में इनका डिवाइडेशन, बंटवारा किया गया है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के अंदर सर्वप्रथम आता है केतु का नक्षत्र। अश्विन के 4 चरण, फिर अश्विन के बाद में भरणी शुक्र का नक्षत्र, इसके भी 4 चरण, और उसके बाद कृतिका सूर्य का जो नक्षत्र है उसका 1 चरण, क्योंकि कुल 9 चरण एक राशि के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो 4 चरण अश्विन के, 4 भरणी के और 4 कृतिका के, 1 कृतिका का। तो ये कुल 9 नक्षत्र हुए। उसके बाद हम वृषभ राशि में आते हैं। तो 1 कृतिका का यहां पर लग गया है, तो आगे का कृतिका के 3 चरण वृषभ में आएंगे। कृतिका के बाद में रोहिणी, रोहिणी के 4 चरण, और रोहिणी के बाद में मृगशिरा के, अब 3 और 4 7 हो चुके हैं। अब 2 चरण मृगशिरा के वृषभ राशि में आते हैं। तीसरी मिथुन राशि, मिथुन राशि के मृगशिरा के बाकी बचे 2 चरण मिथुन राशि में आएंगे। अब इसके बाद में आद्रा, आद्रा के 4 चरण हो गए, और पुनर्वसु 4 और 2 6 हो चुके हैं। पुनर्वसु के 3 चरण इसमें आते हैं। फिर हम बात करें कर्क राशि में, तो
पुनर्वसु के एक चरण बचेगा। पुष्य नक्षत्र, इसके 4 चरण, और उसके बाद में पुष्य के बाद में आश्लेषा के 4 चरण। तो ये क्रम पूरा कर्क राशि तक हर 4 राशि में जाकर ये पूरा केतु से जो शुरू होता है वो बुध पर आकर समाप्त होता है। एक बात याद रखना, केतु से बुध से केतु का जो वापस मिलन होता है, नया चक्र शुरू होता है, वो गंडमूल कहलाता है। सिंह राशि में प्रथम वापिस केतु का नक्षत्र प्रवेश करता है, मघा नक्षत्र। इसके 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी, इसके 4 चरण, और अब बचा एक चरण, वो उत्तर फाल्गुनी का एक चरण। इस तरह वापिस पुनः यात्रा शुरू होती है। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरणों के बाद में हस्त चंद्रमा का नक्षत्र, इसके 4 आते हैं, और चित्रा के इसके 2 चरण। फिर तुला राशि में चित्रा के 2 बचे हुए, चित्रा के बाद में स्वाति के 4 और विशाखा का 3। अब हम यात्रा करेंगे वृश्चिक राशि की। तो विशाखा का एक चरण शेष जो है वो वृश्चिक में आएगा। फिर अनुराधा के 4 और बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र के 4। तो ये दूसरा चक्र नक्षत्रों का पूरा होता है। अब हम धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका भी वापिस केतु के प्रथम नक्षत्र से यहाँ गंडमूल वापिस शुरू होता है। बुध के नक्षत्र समाप्त होते ही जब भी केतु का नक्षत्र आता है तो वो संधि नक्षत्र गंडमूल कहलाता है। ये मूल नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में अश्वनी, मघा और मूल और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेती, इन नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो 27 दिन में वापिस जब भी इसका नक्षत्र आता है तो इसकी पूजा अनुष्ठान की जाती है, नक्षत्र शांति की जाती है। तो मूल के 4, इसके साथ में पूर्वाषाढ़ा के 4 और उत्तराषाढ़ा का 1। फिर मकर राशि, उत्तराषाढ़ा का 3 जो बचे हुए हैं। फिर श्रवण नक्षत्र, इसके 4, श्रवण के 4 के बाद में
मंगल का धनिष्ठा, धनिष्ठा के 2 चरण मकर में और 2 चरण कुंभ में। धनिष्ठा के दिए गए हैं। इसके बाद में राहु का सतभिषा नक्षत्र, इसके 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद, इसके 3 नक्षत्र इसमें दिए गए हैं। और अंतिम मीन राशि है। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद के 1, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र, इसके 4 और रेवती इसके 4। इस तरह यह पूरा क्रम होता है नक्षत्रों का। हर एक राशि के अंदर नक्षत्रों का डिवाइडेशन, बंटवारा इस तरह किया गया है। प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं और 4-4 हर नक्षत्र के जो चरण हैं उनको इस तरह से बांटा गया है। कुल 108 इनकी योग होता है। इसमें गंडमूल नक्षत्र मेष में एक तो रेवती और अश्विन, इनके मध्य जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी पूजा करानी आवश्यकता होती है। फिर आश्लेषा और मघा, ये भी बुध और केतु के गंडमूल नक्षत्र माने गए हैं। और इसके बाद में ज्येष्ठा और मूल, इनकी भी पूजा करवानी अत्यंत आवश्यक होती है। 27 दिन बाद, जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापिस जब वो नक्षत्र आता है तो उस दिन इसकी पूजा होती है। उसी नक्षत्र में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से ज्योतिष में कोई भी फलित करने के पहले नक्षत्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। नक्षत्रों का स्वभाव जानना अति आवश्यक है। वो नक्षत्र किस ग्रह का है ये जानना अति आवश्यक है। किस राशि में बैठा हुआ है ये जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, ये नक्षत्रों का अध्ययन विशेष रूप से जरूरी माना गया है। इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी आधार पर हम फलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।